तो हम लोग अब पढ़ रहे थे कैनाल रेज, है ना। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कैनाल रेज, उसका प्रॉपर्टी भी डिस्कस किए थे, ठीक है। और क्या पढ़े? कैथोड रे। कैनाल रे और कैथोड रे दोनों एक साथ जनरेट होता है या अलग? कैथोड रे एंड कैनाल रे एक साथ जनरेट होता है या अलग अलग जनरेट होता है? हाँ, एक साथ जनरेट होता है, एक साथ एग्जिस्ट करता है, सेम एक्सपेरिमेंट में होता है। समझ गए ना? आया बात समझ में? क्या यही था ना डिवाइस, यही था ना, इसी तरह का ना। हाँ, एक तरफ कैथोड और दूसरे तरफ एनोड, ठीक है। यहाँ वैक्यूम पंप लगा हुआ है, उसके बाद इसको हम लोग हाई वोल्टेज से जोड़ दिए, यही ना है। और एक स्विच लगा देते हैं, बच गया। इसके बीच में गैस है, इसके बीच में गैस है ना। जब हम हाई वोल्टेज 10,000 वोल्ट पास कराएंगे तो इसके अंदर जो गैस है वो आयनाइज होगा, इसके अंदर जो गैस है वो आयनाइज होगा। इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इधर चला जाएगा, ठीक है ना। यही इलेक्ट्रॉन जो इधर जा रहा है यही ना है कैथोड रे। हाँ, यही है ना कैथोड रे। उसके बाद इलेक्ट्रॉन जब नॉक आउट हो जाएगा उसमें क्या बचेगा? कैटायन बचेगा। सिर्फ प्रोटॉन ही नहीं बचेगा, न्यूट्रॉन भी रहेगा उसके पास, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस छोड़ता नहीं है। और जिस दिन न्यूक्लियस छोड़ता है एक्सपेरिमेंट करने वाला भी जिंदा नहीं रहता। समझ गए कि नहीं? हाँ, आया बात समझ में? न्यूक्लियस जिस दिन वो छोड़ दिया तो एक्सपेरिमेंट करने वाला भी वहाँ खड़ा नहीं नजर आएगा, वो ऊपर। समझ गए कि नहीं? इसलिए न्यूक्लियस से छेड़छाड़ नहीं करना, जिस दिन छेड़ोगे उस दिन बर्बादी है, ठीक है। वो काम सारे किम जोंग उन, क्या नाम है, वही करेगा और कोई नहीं करेगा, है ना। कोई पागल आएगा, ठीक है। इधर बन गया कैटायन, ये हो गया कैटायन, ये हो गया कैटायन। तो कैटायन जो होता है वो एनोड रे है, इसी को हम लोग बोलते हैं एनोड रे, ठीक है। और ये हो गया कैथोड रे। तो एक साथ जनरेट होता है, दोनों तरफ परफोरेटेड कर दो, फिर दोनों तरफ ग्लो होने लगेगा। समझ गया ना? इसको भी परफोरेटेड कर देंगे, इसको भी परफोरेटेड करेंगे, दोनों तरफ ग्लो होना शुरू हो गया। आई बात समझ में? तो एक साथ जो है एनोड रे और कैथोड रे एग्जिस्ट करता है सेम एक्सपेरिमेंट में, इस बात को याद रखना है, ठीक है। कैथोड से जो रेज निकलेगा वो एनोड के तरफ जाएगा, वो कैथोड रे कहलाता है। एनोड से जो रेज निकलेगा वो एनोड से कैथोड के तरफ जाता हुआ नजर आए तो वो एनोड रे कहलाएगा, कैनाल रे कहलाएगा, ठीक है। और कैथोड से निकला हुआ रेज एनोड के तरफ जा रहा है, डायरेक्शन दिए हुआ है ना किधर जा रहा है, तो ये हो गया हमारा कैथोड रे, ठीक है। कैथोड रे समझ में आ गई बात? तो दोनों एक साथ एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि दुनिया में हर एटम के पास इलेक्ट्रॉन है, तो यूनिवर्सल है, सबके पास है ना। प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो या ना हो, उसके पास इलेक्ट्रॉन रहता है। और दुनिया में एक एटम है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं रहता, हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन नहीं रहता, बाकी सारे के पास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन भी। तो और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अलग अलग एग्जिस्ट नहीं करता, एक ही जगह एग्जिस्ट करता है, साथ में बहुत दोस्ती है ना, जिगरी दोस्ती इसको, है ना। जब तक अलग नहीं होगा जब तक मरेगा। कौन कौन? प्रोटॉन है, ठीक है कि नहीं? आई बात समझ में? तो इसलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ इधर जा रहा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ इधर जा रहा है, और इधर अकेले इलेक्ट्रॉन जा रहा है। इधर सारा इलेक्ट्रॉन जा रहा है और इधर सारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन साथ में जा रहा है, कैटायन का मूवमेंट हो रहा है। इधर देखो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है, और इधर कोई पार्टिकल का मूवमेंट, फंडामेंटल पार्टिकल का मूवमेंट नहीं हो रहा, प्रोटॉन का मूवमेंट नहीं है,
न्यूट्रॉन का मूवमेंट नहीं है, पूरा केटायन का मूवमेंट है, इसीलिए वो भारी होता है। इसलिए इधर जाता है बहुत ही ट्रेमेंडस स्पीड में और इधर नॉर्मल स्पीड में। ये भी स्पीड हाई रहता है, लेकिन इसके कंपैरिजन ये लाइटनिंग स्पीड से चलता है और ये नॉर्मल स्पीड जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं उस स्पीड से चलता है, क्योंकि भारी है। समझ गए? आया बात समझ में? अब जब हम E/m रेशियो इलेक्ट्रॉन का मास निकाल लिए, क्योंकि मासलेस बॉडी है, बहुत ही कम है, तो हम उसको कैलकुलेट करने में, क्योंकि सबके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और सारा इलेक्ट्रॉन अलग अलग होके निकलता है। ठीक है? अब एक इलेक्ट्रॉन भी निकला, 2 इलेक्ट्रॉन या लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन भी निकला, तो भी मास में कोई खास कंट्रीब्यूशन होता नहीं है, इसलिए उधर कैलकुलेशन आसान हो गया, चार्ज टू मास रेशियो। लेकिन अगर हम प्रोटॉन के लिए चार्ज टू मास रेशियो कैलकुलेट करने जाएंगे, डिफ़िकल्ट होगा। हर एटम के लिए डिफरेंट होगा, हर गैस के लिए डिफरेंट होगा, क्योंकि उसके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होगा। चार्ज टू मास रेशियो जैसे जैसे गैस हेवी होता जाएगा वो घटता जाएगा। चार्ज टू मास रेशियो मतलब क्या हुआ? E/m। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़ेगा तो m का वैल्यू बढ़ेगा ना, तो E/m का वैल्यू डिक्रीज होगा। तो जैसे जैसे हेवी गैस आता जाएगा चार्ज टू मास रेशियो डिक्रीज करेगा। हैवियर गैसेस के लिए चार्ज टू मास रेशियो तो कांस्टेंट नहीं आएगा। जैसे चार्ज टू मास रेशियो इलेक्ट्रॉन के लिए कांस्टेंट था किसी भी गैस के लिए, वैसा चार्ज टू मास रेशियो प्रोटॉन के लिए नहीं होगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन सब में डिफरेंट है और साथ में न्यूट्रॉन भी रहता है, तो मास और भी बढ़ता है। समझ गए? आई बात समझ में? इसलिए चार्ज टू मास रेशियो यूनिफॉर्म नहीं है प्रोटॉन के लिए। प्रोटॉन के लिए चार्ज टू मास रेशियो यूनिफॉर्म नहीं है। आगे बात समझ में? क्लियर? तो कैसे हम निकाल लेंगे चार्ज टू मास, क्योंकि यूनिफॉर्म नहीं है, तो एक कोई जो है पर्टिकुलर डेटा हमारे पास नहीं आएगा। हर गैस जैसे ही बदलेंगे चार्ज टू मास रेशियो बदल जाएगा, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ जाएगा, तो कैटायन का जो मास है वो बदल जाएगा। दूसरा बात ये भी है कि कितना इलेक्ट्रॉन उससे निकला। अब जैसे है हाइड्रोजन, तो इससे एक ही इलेक्ट्रॉन निकला, वो बन गया H+। इससे एक इलेक्ट्रॉन निकला तो H+ आयन बना। और हीलियम लेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, तो हीलियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज हो सकता है और 1 पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है। एक इलेक्ट्रॉन अगर निकाला तो 1 पॉजिटिव चार्ज, 2 अगर निकाला तो 2 पॉजिटिव चार्ज। आई बात समझ में? तो हीलियम जो है 2 आयन दे सकता है। ठीक है? आई बात समझ में? हम नाइट्रोजन लेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांजेक्शन होगा। उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर डिपेंड करता है कितना हम वोल्टेज दे रहे हैं। वोल्टेज ज़्यादा दे दिए तो हो सकता है सब इलेक्ट्रॉन निकाल दे आउटर मोस्ट ऑर्बिट का। वोल्टेज कम रहेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम नॉकआउट होगा, निकलेगा उससे बाहर, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज कम जनरेट होगा। तो सेम एलिमेंट सेम गैस के लिए भी चार्ज टू मास रेशियो डिफरेंट हो जाएगा। डिफरेंट गैस के लिए तो चार्ज टू मास रेशियो डिफरेंट है ही। सेम गैस के लिए अब जैसे कि He2+ होगा तो इसका चार्ज टू मास रेशियो और He+1 हुआ, दोनों का चार्ज टू मास रेशियो डिफरेंट ना होगा, क्योंकि दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अलग अलग। आया बात समझ में? हाँ, तो इस तरीके से क्या होगा कि चार्ज टू मास रेशियो सेम गैस के लिए भी डिफरेंट होगा डिफरेंट कंडीशन में। आखिर उससे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है और कितने को निकाला है ये भी तो देखना होगा। हो सकता है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन निकलने लायक है, लेकिन निकल रहा है सिर्फ 1, उस पर 1 पॉजिटिव चार्ज हुआ। उसमें किसी के ऊपर से 2 निकल गया, 2 पॉजिटिव चार्ज, और हम एक साथ हम इसमें दे रहे हैं, तो किसी गैस पार्टिकल को ज़्यादा एनर्जी मिल गया, किसी को कम मिल गया। जिसको ज़्यादा एनर्जी मिल गया ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, जिसको कम मिला वो कम रिलीज किया। ये भी तो हो सकता है। तो ये डिफिकल्टी आएगी कि नहीं? तो चार्ज टू मास रेशियो सेम गैस के लिए भी डिफरेंट हो जाएगा डिफरेंट कंडीशन में। तो चार्ज टू मास रेशियो प्रोटॉन के लिए फिक्स नहीं है, प्रोटॉन के लिए फिक्स नहीं है। तो आखिर कैसे निकालेंगे चार्ज उसके ऊपर और मास कैसे निकालेंगे प्रोटॉन का?
ठीक है, तो उसके लिए क्या लास्ट में सोचा गया कि हम सिर्फ हाइड्रोजन को स्टडी करेंगे और उसी से निकाल लेंगे। उसमें चूँकि एक ही प्रोटॉन रहता है, उसमें चूँकि एक ही प्रोटॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो हम उसी से कैलकुलेट करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जिसके पास जितना प्रोटॉन है। जितना भी मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो H+ बचेगा ना। H+ का मतलब क्या हो गया, इसके पास हाइड्रोजन के पास क्या है, हाइड्रोजन में क्या है, 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन होना भी जरूरी नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर और एक प्रोटॉन है न्यूक्लियस में। तो ये जब बच गया तो बचा क्या, 1 प्रोटॉन ना, तो H+ आयन को हम प्रोटॉन भी बोलते हैं, H+ आयन को हम प्रोटॉन। तो इस समय क्या होगा, अगर हम इसमें हाइड्रोजन गैस से एक्सपेरिमेंट करेंगे, सबसे पहले करते ही है, तो सारा इलेक्ट्रॉन उधर जाएगा और हाइड्रोजन आयन का इधर मूवमेंट होगा। और हाइड्रोजन आयन हल्का भी है, बहुत ज़्यादा भारी नहीं है, तो स्पीड भी सफिशियंट होगा। ठीक है ना, आई बात समझ में। इस हाइड्रोजन के लिए चार्ज टू मास रेशियो कैलकुलेट करेंगे, इसी से चार्ज टू मास रेशियो कैलकुलेट करेंगे और चार्ज टू मास रेशियो निकालने के बाद इसी से हम जो है मास ऑफ द प्रोटॉन निकालेंगे। तो एक प्रोटॉन का मास निकल गया, तो बाकी का जो हम निकालेंगे तो हेवी रहेगा, तो इससे डिवाइड कर देंगे। प्रोटॉन का जो मास निकला, हाइड्रोजन का जो मास निकला, हाइड्रोजन आयन का, उसके मास से हम डिवाइड कर देंगे उसको, तो पता चल जाएगा उसमें कितना प्रोटॉन। आई बात समझ में। तो इनडायरेक्टली हम लोग चार्ज टू मास रेशियो और मास कैलकुलेट करेंगे प्रोटॉन का, इसके हेल्प से, हाइड्रोजन गैस के हेल्प से। ठीक है ना, बाकी के लिए हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि संभव नहीं है बाकी के लिए कैलकुलेट करना। आया बात समझ में, क्लियर हो गया। अब अगर कोई क्वेश्चन पूछ दिया तुमको, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ कैथोड एंड एनोड रेज, तो क्या आंसर दोगे, व्हाट इज द ओरिजिन, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ कैथोड रेज एंड एनोड रेज, आंसर क्या हो, आयनाइजेशन ऑफ गैस इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब। इसको हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं ना। हाँ, इस डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस का आयनाइजेशन है वही तो ओरिजिन है। जब तक गैस का आयनाइजेशन नहीं होगा उनको कैथोड रे और एनोड रे मिलना ही नहीं है। आयनाइज होगा तभी ना कैटायन बनेगा, तभी ना इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो क्या हो गया, अगर पूछेगा तो क्या है ओरिजिन, आयनाइजेशन ऑफ गैस अंडर वेरी हाई पोटेंशियल एट वेरी वेरी लो टेम्परेचर, लो प्रेशर, है ना, वेरी लो प्रेशर 10⁻⁻² एटमॉस्फेरिक तो 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इतना प्रेशर रहेगा। और 10,000 वोल्ट अगर हम दे रहे हैं वोल्टेज पोटेंशियल, तो उस समय आयनाइजेशन होता है गैस का। ठीक है, और जब गैस का आयनाइजेशन होगा तो ही हमको कैथोड रे और एनोड रे मिलेगा। समझ में आ गया। अब हम लोग थोड़ा सा रेडियो एक्टिविटी पढ़ लेंगे, हालांकि तुम्हारे NCERT बुक में नहीं डिस्कस किया हुआ है, और बेटर अंडरस्टैंडिंग इसको थोड़ा समझ लेंगे। ठीक है ना। देयर आर एलिमेंट्स इन दिस यूनिवर्स, देयर आर एलिमेंट्स इन दिस यूनिवर्स whose atom spontaneously releases penetrating rays, है ना, it releases penetrating, spontaneously means उसको कोई कहा नहीं, कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ, अपने आप, है ना, उसके साथ कोई एक्टिविटी नहीं हुआ, रखा हुआ है, सिर्फ उसको ज़मीन के ऊपर रख देना ओपन में, वो क्या करेगा, पेनेट्रेटिंग रेज रिलीज करना शुरू करेगा। ठीक है ना। सच सब्सटेंस आर नोन एज रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। द फिनोमिनन इन विच अ पर्टिकुलर एलिमेंट रिलीजेस such penetrating rays automatically without any external help, without any instigation. Such process is known as radioactivity. ठीक है। एग्जाम्पल इज यूरेनियम, थोरियम, है ना। पीरियोडिक टेबल में देखोगे एटॉमिक नंबर 90 से स्टार्ट करोगे, उसके आगे जितना है सारा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस 90 और पीरियोडिक टेबल में 90 आएगा ना एटॉमिक नंबर। 90 एटॉमिक नंबर किसका है? हाँ,
याद रखना किसका है, देख के बताना हमको, ठीक है। सामने में है बता, चल बता। हाँ ठीक है, वो यूरेनियम समझ गया कौन है, यूरेनियम। यूरेनियम भी दो तरह का होता है, यूरेनियम 235 237, ठीक है ना। और यूरेनियम का जो है एटॉमिक नंबर 90 होता है, इसलिए नाम भी रख दिया गया है यूरेनियम, और उसके बाद के कंपाउंड को ट्रांस यूरेनियम। वही 92 है, वहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। 90 किसका है, 90 किसका है, ओडियम का। तो वहाँ से स्टार्ट होता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, समझ गया ना। 90 से स्टार्ट हो जाता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। सबसे ज़्यादा पॉपुलर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कौन है, यूरेनियम, ठीक है। आया बात समझ में। तो यहाँ पर हम यहाँ यूरेनियम रख दिए, ये लीड ब्लॉक है। लीड ब्लॉक क्यों रखते हैं, ये खतरनाक रेज को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, खास करके न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है। ज़्यादा न्यूट्रॉन हो जाएगा तो ब्लास्ट हो जाएगा, इसलिए हम लीड ब्लॉक रखते हैं। लीड ब्लॉक में ही एक्सपेरिमेंट करने का मेन रीज़न यही है, लीड ब्लॉक में एक स्पेशल क्वालिटी है, ये न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है। न्यूट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा तो ब्लास्ट हो जाएगा, क्योंकि हम इस यहाँ ये न्यूट्रॉन भी रिलीज करेगा ना, हाँ। तो न्यूट्रॉन अगर रिलीज हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए जितना भी न्यूट्रॉन रहेगा सबको ये एब्जॉर्ब करते रहेगा, तो सिर्फ अल्फा बीटा गामा रेज हमको मिलेगा। न्यूट्रॉन रिलीज हो गया तो ब्लास्ट हो जाएगा ना, इसीलिए हम इसको लीड ब्लॉक में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो लीड ब्लॉक में जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसमें बहुत सारा रेज निकलेगा, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट यही थी, सबसे इम्पॉर्टेंट यही थी, बहुत सारा पेनिट्रेटिंग रेज निकलेगा उसमें। 3 अल्फा बीटा और गामा, 3 रेज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हाईली पेनिट्रेटिंग होता है ये तीनों। इससे जो रेज निकल रहा है अल्फा बीटा गामा, सामने एक स्क्रीन लगा देंगे या फोटोग्राफिक प्लेट लगा देंगे, ठीक है। स्क्रीन लगाएंगे, उस पर जिंक सल्फाइड रहेगा या फोटोग्राफिक प्लेट रहेगा। फोटोग्राफिक प्लेट ही देंगे, स्क्रीन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अल्फा बीटा गामा रेज जो होता है जिंक सल्फाइड को ग्लो नहीं करवा पाता, ये पेनेट्रेटिंग होता है ना, जिंक सल्फाइड को पेनेट्रेट करके निकल जाएगा, इसलिए स्क्रीन रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। फोटोग्राफिक प्लेट रखेंगे तभी काम होगा, नहीं तो हमको कुछ भी नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ये सब कोई चमकता नहीं, ये सब कोई चमकने वाला नहीं है, बॉडी के अंदर घुस के बाहर निकल जाता है, हमको पता भी नहीं चलता, समझ गए ना, हाँ। तो अब क्या करेंगे कि जब ये रेज तो सारा सीधा निकलेगा, अटैक करेगा, ठीक है। फोटोग्राफिक प्लेट है, सब यहीं पर नज़र आएगा कि ये रेज आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड ले आएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ले आएंगे, मैग्नेटिक फील्ड में थोड़ा डिफिकल्ट है ऑब्जर्वेशन, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लेके आएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में देखेंगे कि एक रेज जो है जिधर नेगेटिव टर्मिनल है उस साइड मुड़ जाता है, कुछ रेज जो है उधर मुड़ जाता है जिधर पॉजिटिव टर्मिनल है। जैसे हम यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल लगाए हुए इलेक्ट्रिक फील्ड यूज किए हैं, इधर पॉजिटिव टर्मिनल है और इधर नेगेटिव टर्मिनल है, तो कुछ रेज जो है नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मुड़ गया और कुछ रेज जो है पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मुड़ गया, ठीक है ना। जो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मुड़ा है इसका मतलब है ये पॉजिटिवली चार्ज है, अल्फा पार्टिकल, उसको नाम दिया गया अल्फा रेज, जो इधर पॉजिटिव की तरफ मुड़ा। और बीटा रेज क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन होता है, वो नेगेटिवली चार्ज होता है, इसलिए वो जिधर पॉजिटिव प्लेट है उधर ही वो मुड़ गया। और गामा रेज के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, गामा जो होता है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो अल्फा एक तरह से प्रोटॉन का काम कर रहा है, बीटा एक तरह से इलेक्ट्रॉन का काम कर रहा है, समझ में आ गया ना। तो ये अल्फा बीटा गामा रेज से जनरेट करती है, ठीक है, आई बात समझ में। अब ये जो अल्फा रेज है ना, अल्फा रेज के सामने अगर मेटल का मोटा ऐसा प्लेट रख देंगे तो वो ग्लो नहीं करेगा, बल्कि उसको पेनेट्रेट करके उससे जो है एक्सरे निकलेगा, कल बताए थे। तो फोटोग्राफिक प्लेट की जगह अगर यहाँ पर मेटल का कोई प्लेट रख देंगे तो इस साइड जो है एक्सरेज निकलेगा, जिसका हम लोग
अपने बोन का जो इमेजिनेशन करने के लिए हेल्प करते हैं, बोन का इमेज निकालने के लिए यूज करते हैं। हाँ, कैथोड रेज में ही हो। हाँ हाँ, तो क्या होगा? एक्सरे न्यूट्रल होता है, एक्सरे जो होता है न्यूट्रल होता है, ठीक है। वो इधर उधर बेंड नहीं करता, वो सीधा चलता है, समझ गए ना? वो न्यूट्रल होता है, सीधा चलता है। उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, स्ट्रेट लाइन में चलता है, ठीक है। और वो जो है बोन से टकराने के बाद वो वापस लौटता है, बोन से टकराने के बाद वापस लौटता है। जब वापस लौटता है तभी नहीं इमेज बनता है, ठीक है। इसीलिए हम एक्सरे का यूज़ करते हैं। लेकिन जितना भी पेनेट्रेटिंग रेज है ये सब कैंसर प्रोड्यूसिंग है, समझ गए? ऑर्गन को डैमेज करता है, इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा इसको यूज़ नहीं करना, समझ गए ना? अल्फा बीटा गामा तो बहुत ही खतरनाक है, ठीक है ना? हाँ, मैडम क्यूरी और उनके हस्बैंड हेनरी बेकरल दोनों मिलकर इसका डिस्कवरी किया और दोनों मर गए 6 महीना के अंदर, है ना? पहला कैंसर पेशेंट वही बने ना, वही दोनों जो डिस्कवर किए, नोबेल प्राइज़ लिए और उसके बाद चले गए, यंग एज में ही चले गए दोनों, ठीक है ना? तब ना पता चला क्यों मरा, रिसर्च बाद पता चला कैंसर पकड़ लिया। कैसे पकड़ा? वही रेज जो है, क्योंकि वो तो डिस्कवर किए, उनको प्रोटेक्शन के बारे में कुछ पता नहीं था, तो उस बाद में फिर प्रोटेक्शन ग्लव्स वगैरह बनने लगा था, जो प्रोटेक्शन में जाता है इसके नज़दीक, वो दोनों तो ऐसे ही जाते थे जैसे हम लोग हैं, है ना? आई बात समझ में? हाँ, ये कपड़ा थोड़ी बचाने वाला है, नया नया कपड़ा महंगा खरीद लो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? आई बात समझ में? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये किसी को कुछ समझने वाला नहीं है, इसके लिए स्पेशल जैकेट होता है, ठीक है। जो अब बनने लगा पहन के जाता है, अब साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं, लेकिन वो तो खुद बनाए थे, उनको कुछ मालूम नहीं था ना। हाँ, जब उनको बीमारी हो गया, वो डिक्लेरेशन हो गया, तब पता चला, तो उन्हीं के समय में वो खुद बता दिए थे कि प्रोटेक्शन ग्लव्स बनाना, ठीक है। उनके ऊपर वो रिसर्च भी शुरू कर दिए थे, ठीक है। दूसरे को बचाने के लिए भी व्यवस्था करके गए हैं। तो यही लोग ना महान आदमी हैं, अपने मर रहा है, दूसरे को बचाने के लिए व्यवस्था करके, ठीक है।